Hello student, again I am back with new video with new topic. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एमजेसी पेपर है, दैट इज़ अ मेजर पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो मेजर पेपर में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक टॉपिक पढ़ना है डेप्रिसिएशन. ठीक है, क्या पढ़ना है? डेप्रिसिएशन पढ़ना है. तो आज हम लोग पहले जान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्या है. तो सिंपल डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको पता है कि हिंदी में डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास होता है किसी भी चीज़ की कमी और ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. किसी भी एसेट्स में, ठीक है, किसी भी एसेट्स की जब वैल्यू डिक्रीज करती है तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. तो सिंपली व्हेन वी टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन, इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल एसेट्स less salvage if any over the estimated of useful life of the unit in a systematic and rational manner. आपको पता है कि डेप्रिसिएशन आप कंपनी के अंदर किसी भी तरह का एसेट्स यूज़ कर रहे हो और उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी. हर साल आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो घर में, क्या आपको 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने बाद उसकी वैल्यू उतनी मिलती है जितने में आपने परचेस किया था? नहीं मिलती है. वैसे ही आप कंपनी के लिए किसी भी तरह का मशीनरी ले रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो और उसको नेक्स्ट ईयर उसको सेल करोगे तो उस चीज़ की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी. तो ये क्लियर होगा कि जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स की हम बात करते हैं. अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर. ये क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. आप किसी भी चीज़ की, जब आप मशीनरी की बात करते हो और मशीनरी पे आप किसी भी तरह का खर्चा कर रहे हो और जब आप उसको सेल करते हो तो उसकी जो वैल्यू लगती है आपको उतना ही मिलता है उसका पेमेंट, ना कि उसमें बढ़ के मिलेगा और ना ही घट के. यानी कहने का ये मतलब है कि आपने उस पर जो भी खर्चा किया है वो आपको नहीं मिलता है. देयरफॉर इट इज़ नोन एज नॉन कैश एक्सपेंडिचर. लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड. ये आपको पता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपने 11th-12th के अकाउंट्स में भी जाना होगा कि लैंड की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट सर्टेन केसेस में करती है, ऐसे नॉर्मली डेप्रिशिएट नहीं करती है. करंट एसेट्स आर नेवर डेप्रिशिएटेड, इंस्टेड वैल्यू. और करंट एसेट्स की भी जब हम बात करते हैं तो वो कभी भी डेप्रिशिएट नहीं करते हैं. अब हम जान लेंगे कि वाई देर इज़ अ नीड फॉर चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन. अगर आज हम किसी भी कंपनी के अंदर किसी तरह का एसेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उस पर क्यों, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें? तो सिंपल, टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, यानी अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानना है तो हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सिंपल समझिएगा, आप किसी एसेट्स को या किसी भी मशीनरी को आपने 1 ईयर के लिए यूज़ किया. कितने टाइम के लिए यूज़ किया? 1 ईयर के लिए आपने यूज़ किया. तो इस वैल्यू में जो भी एसेट है, मशीनरी है, उस वैल्यू में क्या हो रहा है? उसका जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर रहा है. क्या हो रहा है? वैल्यू डेप्रिशिएट कर रहा है. तभी तो हम एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में जान सकते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि इस पे कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है. उसके बाद है टू असर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस. आज आप जब भी किसी एसेट्स के हेल्प से, मशीनरी के हेल्प से प्रोडक्शन प्रोसेस को चलाते हो और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए भी आपको वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू में कितना डेप्रिसिएशन हुआ है उसको हम देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज टू शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन. ये हमारे करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताता है. टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स. अब आपके एसेट को, जिस कंपनी में आप एसेट यूज़ कर रहे हो, उसको रिप्लेस करना है या नहीं. रिप्लेसमेंट करने का मतलब आपको नए का रिक्वायरमेंट है तो आप नया लाइए, और अगर आपको ओल्ड को रिमूव करके सेकेंड हैंड लेना है तो आप सेकेंड हैंड का यूज़ करिएगा. उसके बाद है टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट. हमारे
पास जितनी पूंजी है और कितने की रिक्वायरमेंट है, इंटैक्ट मीन्स कि हमारे कंपनी में कैपिटल का कितना रिक्वायरमेंट है, उसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है और हम ये डिसीजन वैल्यू के डेप्रिसिएशन के बेस पर ही ले सकते हैं। टू कंपाइल विद द स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स, स्टेटरी रिक्वायरमेंट जब भी बात होगी तो लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात होगी, यानी कोई ना कोई नॉर्म्स होते हैं, पॉलिसीज होती है। कंपनी में जब हम काम करते हैं तो कंपनी बहुत सी पॉलिसीज बनाती है, ऐसे ही एसेट्स और मशीनरी के लिए भी कंपनी पॉलिसीज बनाती है कि कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमको इस प्लांट को या इस मशीनरी को चेंज करने का रिक्वायरमेंट है। तो देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इसीलिए हमको नीड होता है कि हम चार्ज करें डेप्रिसिएशन, क्योंकि इस बेसिस पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस ले सकते हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंशियल पोजीशन, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, कैपिटल इंटेक्ट्स, टैक्स रिलीफ और स्टेटरी रिक्वायरमेंट। टैक्स रिलीफ भी आपको क्लियर होगा कि सिंपल समझिएगा, अगर आप लंबे समय तक किसी भी तरह का मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हो, प्लांट और मशीनरी कंपनीज में यूज़ कर रहे हो, तो इससे हमको कभी कभी जब हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो हमको टैक्स से कुछ रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो सिंपल हम नॉर्मल चीज़ें जानेंगे, क्योंकि हमें क्या है, बहुत सी चीज़ें अभी हमें कैलकुलेशन भी जानना है कि डेप्रिसिएशन में सिंपल हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो चले आइए, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एनुअल डेप्रिसिएशन। जब हम एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो हम जो भी हमारा स्क्रैप वैल्यू दिया है, जिसको हम रेसिडुएशन वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, रेसिडुअल वैल्यू दिया हो या स्क्रैप वैल्यू दिया हो, बोथ टर्म्स आर यूज फॉर डेप्रिसिएशन। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो डेप्रिसिएशन के लिए यूज होते हैं। तो सिंपल अगर हम जब कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन का, तो ये इसका फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, है ना। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम कोई भी चीज का कैलकुलेशन करेंगे। D इक्वल्स टू C माइनस S डिवाइडेड बाय N, where D stands for depreciation, C stands for cost of fixed assets and S stands for scrap value। तो ये आपको क्लियर होगा। और अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी बेस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री भी जान लेंगे कि हमें जनरल एंट्री जो है वो कैसे करनी है रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। सिंपल टेक एन एग्जांपल कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है जो कि परचेस किया है प्लान, कब परचेस किया है, 1/4/2018, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 45,000। तो हमने किसी प्लांट को परचेस किया है 45,000 में, और द वर्किंग लाइफ एसेट्स कितना है इसका, 4 ईयर है। कितना है, 4 ईयर है, और स्क्रैप वैल्यू इज 5,000। सिंपल समझिएगा, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आपके स्क्रैप वैल्यू गिवन होगा और कहीं कहीं आपको उस पॉलिसी पे निकालना पड़ेगा कि आपने 2 साल के लिए यूज़ किया है, 3 साल के लिए यूज़ किया है, और 3 साल या 2 साल या 1 साल में स्क्रैप वैल्यू कितनी घट रही है, 2% घटेगी या 3% घटेगी, इट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा। तो सिंपल हमारे क्वेश्चन में 5,000 वैल्यू दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू। अब कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। तो सिंपल आपको अभी बताया मैंने कि डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एसेट। तो आपका जो आपने प्लांट परचेस किया वो खरीदा था आपने 45,000 का, और माइनस 5,000 स्क्रैप वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय जब 4 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 10,000 आपका एनुअल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये आपको क्लियर होगा। ऐसे ही 2 मेथड्स हैं, नेक्स्ट मेथड हम लोग आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही जान लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जान लेंगे कि हमारी जो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज हैं रिलेटेड टू दिस यानी डेप्रिसिएशन, अगर हम किसी भी तरह का एसेट परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए एंट्रीज क्या होगी।
अगर हम एसेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, या हम डेप्रिसिएशन वैल्यू हमारा डेप्रिशिएट कर रहा है किसी एसेट्स पे तो उसके लिए उसकी एंट्रीज क्या होगी, और उसके बाद हम जब किसी भी तरह का प्रॉफिट हो या लॉस हो तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी। तो सिंपल, जब हम एसेट्स को परचेस कर रहे हैं तो एसेट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप चले जाइए अपने बेसिक रूल पर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कि हमारे पास जो भी आता है हम उसको डेबिट करते हैं और हमारे पास से जो चीज़ें जा रही हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो आज आप कंपनी में किसी तरह का एसेट्स परचेस कर रहे हो तो आपके पास मशीनरी या एसेट आ रहा है और आपके पास से कैश जा रहा है। देयरफॉर एसेट्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग द एसेट्स परचेज। क्लियर? यहाँ पर ये इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग द एसेट्स परचेज। उसके बाद हम किसी एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए उस पर खर्चा करते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन आपको पता है, कोई भी जब हम एसेट यूज करते हैं तो उस पर हम इंस्टॉलेशन चार्जेस लगता है, दैट इज नोन एज इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। तो वो हो जाता है एसेट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये खर्च जो हो रहा है ये एसेट के ऊपर हो रहा है, ठीक है, इसीलिए एसेट अकाउंट डीआर टू हम कैश अकाउंट करेंगे। उसके बाद बीइंग एक्सपेंस चार्ज ऑन मशीनरी, आपका एसेट मशीनरी है तो यू हैव टू राइट मशीनरी इन द नरेशन। उसके बाद अगर हमारे मशीनरी में डेप्रिसिएशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट की बात होगी, बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। और वही अगर हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एसेट अकाउंट हमारी एंट्री होगी। तो ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है। आपको कोई भी डाउट है बच्चों इससे रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे, है ना। थैंक यू फॉर द क्लास एंड हैव अ नाइस डे।